अगर किसी गलत को गलत कहने के लिए कोई खुद कुछ गलत कह दे तो क्या वो सही है या वो खुद गलत है? नमस्कार, मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे एक्चुअली में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया और उसको एक सर ने गलत पढ़ा दिया और फिर एक दूसरे टीचर आते हैं और उसको गलत कहने के लिए उसका एक और गलत आंसर दे देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि जब एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर, मुझे तो इस तरीके का मैसेज आया कि सर इन दोनों में से किसका आंसर सही है। मैंने बच्चे को कहा कि एक काम करो, जाके गूगल पे चेक कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मतलब टीम ने ऐसा मैसेज डाल दिया। तो फिर उस बच्चे ने भेजा कि सर गूगल पे जब मैंने देखा है तो एक वेबसाइट खुलती है, उसका आंसर और तीसरा है। फिर मैंने कहा कि टीम ने मुझे मैसेज दिखाया कि सर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मैंने मैसेज देखे तो फिर मैंने कहा कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा जो गूगल पे मिला है वो भी गलत है। तो आज उसी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आज समाज की रियलिटी भी है, जैसे आपने रिसेंटली देखा भी होगा इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ गलत बातें हुई और उनको गलत बोलने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी गलत बातें कही। तो समाज का आज ये रिवाज भी बन चुका है। सो आइए टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर आपको लगे कि मैंने जो एक्सप्लेन करा है वो सही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि देखिएगा, जब कोई टीचर किसी क्वेश्चन को कराता है या कहीं पे भी पढ़ाता है, सो टीचर के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर से कुछ गलती हो जाए। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स ह्यूमन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यस, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको फिर सही ज़रूर करा दें। सो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं वीडियो के दौरान मेरे से कुछ ऐसा लगे तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो में कई बार कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो आ जाइए, ये वीडियो थी और इसको एक सर हैं जिन्होंने समझाया था। सो इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, तो सर का ये कहना था कि इफ यानी कि यदि, आई हैव रिकवर्ड, मैं रिकवर हो चुका हूं। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको बता रहा हूं, सर ने नहीं बताया। ठीक है, सो मैं रिकवर हो चुका हूं। अगर रिकवर हो चुके हो तो भैया आगे बात काहे कर रहे हो? तो देखो, ये जो तरीका था ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा समझाने का। और फिर उन्होंने कहा कि आगे क्योंकि टुमारो है, ये हो चुका हूं, तो इसको फ्यूचर कर दो और इसको फ्यूचर करने के लिए क्या कर दो कि इस हैव रिकवर्ड की जगह पे भैया आप रिकवर कर दो। ठीक है, इस तरीके से सर ने ये क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, बट मेरा कहना है कि सर अगर यही बात समझानी थी बच्चे को तो इसको और बेहतर तरीके से, अगर यही बात समझानी थी, मैं सही आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, कहीं मेरे का भी मजाक उड़ा दो आप। सही बात मतलब अगर आपको यही वाला पॉइंट समझाना था कि यहाँ पे रिकवर आएगा, तो आप इसको इससे बेहतर ये कह सकते थे कि सामान्यतः जब हम फ्यूचर के किसी एक्शन की बात करते हैं तो इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता था, या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते थे कि अगर इफ के साथ में V1 होता है तो आगे सेल विल आता है, क्योंकि आगे सेल विल है और टुमारो है तो हम कह सकते हैं कि विल तो ठीक है, तो यहाँ पे V1 कर देंगे। ये मुझे लगता है और भी आसान तरीका हो सकता था। हालांकि इसका आंसर ये है या नहीं है मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर एक दूसरे सर आते हैं और दूसरे सर कहते हैं कि ये तो देखो ब्लंडर कर दिए, ये तो ये कर दिए, आप मेरी इस वाली पुस्तक से पढ़ लो, इस पुस्तक के इतने नंबर पेज पे ये दे रखा फलाना ढिमका। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं कि ये वाली चीज जो सर ने कही कि हैव रिकवर्ड यहाँ पे गलत है। ये एक रट्टा मारने वाली बात है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक स्टूडेंट से कि स्टूडेंट ऐसे रट्टा मार लेता है, क्योंकि आजकल टीचर मरवा देते हैं रट्टा, तो स्टूडेंट अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारी इंग्लिश रामबाण में भी इस चीज को बड़े डिटेल में समझाया गया है। मूड एंड कंडीशनल जो आपका चैप्टर है उसका जो पेज नंबर 2 है कंडीशनल चैप्टर का, उसमें हमने प्रेडिक्टिव कंडीशनल की बात जहां पे करी है वहां पे बताया कि प्रेडिक्टिव कंडीशनल में सामान्यतः जो कंडीशन की क्लॉज होती है यानी कि इफ क्लॉज, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और आगे सेल विल के साथ में हम V1 का यूज कर देते हैं। इसके अलावा उसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो सेल विल प्लस V1 आगे आता है उसकी जगह पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस भी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि प्रेडिक्टिव कंडीशनल के अंदर एक फ्यूचर या प्रेजेंट की कंडीशन सामान्यतः फ्यूचर को दिखाती है कंडीशन, प्रेजेंट को नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्टिव कंडीशन है, प्रेडिक्ट करते हैं हम फ्यूचर की चीजों को। ठीक है, तो वहां पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। एक वहां पे तीसरा पॉइंट भी हमने दिया है, मतलब एक नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है वो। तो उसमें हमने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इवन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना भी पॉसिबल है। हालांकि मैं फिर भी सहमत हूं कि सामान्यतः आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट यूज करना थोड़ा सा रेयर है, बहुत कम यूज होता है।
लेकिन सर अगर बहुत कम यूज होता है इसका ये मतलब नहीं है कि कभी यूज नहीं होता है। इसीलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या हैव रिकवर्ड यहाँ पे सही है। देखिएगा, अगर आपने मेरे से कभी भी, और देखो जो दूसरे सर ने भी समझाया तो वहां के लिए भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि सर अगर समझाते हैं तो उस बात का ना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आपकी किताब में आपने कुछ लिख दिया है, दैट डजंट मीन कि वो सही है। तो मैंने भी अगर रामबाण में ये लिखा है कि हैव रिकवर्ड सही है तो मैं उसका लॉजिक आपको दे देता हूं। दरअसल होता क्या है, अगर आपने टेंस मेरे से कभी भी पढ़ा है तो आपने बात बार बार सुनी होगी कि जब भी हम फ्यूचर के किसी एक्शन को टाइम की या कंडीशन की क्लॉज के अंदर दिखाते हैं तो ऐसे केस में उसको हम प्रेजेंट के टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को टाइम क्लॉज के अंदर या कंडीशन क्लॉज के अंदर लिखना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट ना लिखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दो, सेंस वही रहेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिप्लेस कर दो, और फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट के परफेक्ट से। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की अगर आपको बात करनी है और वो टाइम की क्लॉज के अंदर आपका आ रहा है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आपको लगाना चाहिए। आप में से काफी सारे बच्चे जो फ्रेशर है उनको ये लगेगा कि सर ये टाइम की क्लॉजेस क्या होती हैं, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि बेटा जी टाइम की क्लॉजेस क्या होती हैं। देखो, टाइम की क्लॉजेस बहुत सिंपल है, ऐसी क्लॉज जो किसी सेंटेंस में क्या बताए, टाइम बताए, तो टाइम क्लॉज। ठीक है, सो टाइम क्लॉज बेसिकली क्या है, जो टाइम बताने का काम करे। जैसे समझना, मैंने लिखा कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। कब पढ़ रहा था भाई, मैं किताब पढ़ रहा था। कब कब, टाइम बताओ। तो टाइम बताने के लिए या तो मैं यस्टरडे लिख सकता हूं, ठीक है, यानी कि एक सिंपल टाइम, या फिर मैं एक एक्शन को टाइम के रूप में यूज कर लूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन, कब पढ़ रहा था, व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। ठीक बात है भाई। तो आप कह सकते हो कि ये वाली जो बात है ना सर, ये पूरी टाइम की क्लॉज है क्योंकि सेंटेंस में ये टाइम बताने का काम कर रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक आपका ये हो सकता है, जैसे मैंने लिखा कि आई विल या फिर वी लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, वी विल वॉच अ मूवी, हम एक मूवी देखेंगे। भाई कब देखेंगे, कब देखेंगे, तो मैं कह सकता हूं टाइम हमें बताना है। टाइम हमें बताना है तो हमें लिख देना चाहिए व्हेन राधिका। अब देखो देखने में लगेगा जब राधिका आएगी, बात फ्यूचर की है, तो आपको लगेगा ऐसे लिख दो व्हेन राधिका विल कम। लेकिन मेरे भाई क्योंकि ये टाइम की क्लॉज है, क्या बता रही है क्लॉज, टाइम बता रही है, टाइम बता रही है, तो टाइम की क्लॉज में हमें इवन फ्यूचर की बात करनी हो तो भी हम किससे करेंगे, प्रेजेंट टेंस से करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे विल कम की जगह पे क्या लिख देना चाहिए सर, कम से लिख देना चाहिए, तो हमारा आपका आंसर सही होगा। यहां से मैं एक दो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तीसरा और भी सेंटेंस में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ बुक। या फिर यहां पे भी मैं यही वाला सेंटेंस लिख दूं तो थोड़ा सा और बेटर कनेक्ट कर पाओगे आप लोग, आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूंगा, कब पढ़ रहा हूंगा, जब राधिका आएगी। मैं किताब पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, जब राधिका आई। मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या इसमें मुझे ये बताने की जरूरत है कब, नहीं। यहां से आपको एक चीज और समझ आएगी कि टाइम की क्लॉजेस या तो पास्ट की बात करती हैं या फ्यूचर की बात करती हैं। या तो हम फ्यूचर के टाइम को बताएंगे कि भाई आगे ऐसा होगा, कब होगा, तो टाइम मेंशन करने के लिए, और या फिर हम बेसिकली कब के टाइम को बताएंगे, पास्ट के। तो ध्यान रखेंगे कि टाइम की क्लॉज या कंडीशन की क्लॉज। अब देखो कंडीशन भी क्या है, कंडीशन प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर राधिका आएगी तो हम मूवी देखेंगे, सो इफ राधिका कम्स, बात कब की कर रहे हैं, फ्यूचर की। वी विल वॉच अ मूवी, हम एक मूवी देखेंगे। बातें बहुत सिंपल है सर, कि फ्यूचर की बात करनी हो और किस में, या तो टाइम की क्लॉज में या कंडीशन की क्लॉज में, तो प्रेजेंट से दिखाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ये ले सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इट विल बी द फर्स्ट टाइम, इट विल बी द फर्स्ट टाइम, यह पहला मौका होगा, ठीक है, आई हैव वोटेड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। अब सर अगर आपके लॉजिक से मैं चलूंगा ना तो सर ये क्वेश्चन मेरा गलत कहलाएगा। क्यों गलत कहलाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि इट विल बी द फर्स्ट टाइम, तो सर ये तो फ्यूचर की बात है, और यहां पे कह रहे हैं आई हैव वोटेड अगेंस्ट, मैं कर चुका हूं, क्योंकि आई हैव वोटेड लिखा है मैंने। तो अगर आपके मीनिंग वाले लॉजिक से, सिर्फ जो मीनिंग भी नहीं कहूंगा मैं, ट्रांसलेशन वाले लॉजिक से चलूंगा तो ये सेंटेंस गलत लगेगा।
आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे विल हैव वोटेड करना चाहिए कि मैं तो फ्यूचर में करूंगा, लेकिन सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे विल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो आगे क्लॉज हमने लिखी है, इस टाइम को डिफाइन कर रही है, जो कि एक तरीके से टाइम क्लॉज के जैसा ही फंक्शन करती है। बिकॉज हम एक बार फ्यूचर लिख चुके हैं तो दोबारा फ्यूचर लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन बात किसकी कर रहा है सर? फ्यूचर की ही कर रहा है। यह पहला मौका होगा जब मैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वोट करूंगा या कर चुका हूंगा। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? फ्यूचर की। तो यहां से मेरे भाई आप सबको ये समझ आ गया होगा कि आसानी से प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का सेंस दे सकता है, अगर बात हम कंडीशन की या टाइम की करें। तो यहां पे भी अगर हम अपने ओरिजिनल सेंटेंस पे वापस आते हैं तो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं फीवर से रिकवर हो चुका हूंगा, क्या मैं ये कह नहीं सकता हूं? तो कल से मैं जिम जाऊंगा, मैं कल से स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा, मैं कल से डांस क्लासेस जाऊंगा। क्या इसमें कुछ गलत है? अगर मैं फीवर से रिकवर हो चुका हूंगा तो क्या मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात नहीं कर सकता हूं दोस्त? आप कहोगे सर एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं ना तो मैं ये कहूंगा कि हैव रिकवर्ड सही है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता सो वो बेटर सेंटेंस होता, क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं रिकवर हो जाऊंगा। और मैं ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको दो सेंस बता रहा हूं, दो भाषाओं का ये कंपैरिजन है। ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग और कंपैरिजन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि हम हिंदी में भी इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं कि देखो भाई, अगर कल रिकवर हो जाऊंगा तो कल से स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा। मैं भी कह सकता हूं कि अगर कल रिकवर हो चुका हूंगा तो कल से वहां पे स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा। सो बोथ वेज आर पॉसिबल। जब वहां पे एक लैंग्वेज के अंदर उस बात को दो ढंग से कहा जा सकता है तो यहां पे भी दो ढंग से कहा जा सकता है। तो हैव भी करेक्ट है, और उसके अलावा अगर तो रिकवर भी आपका करेक्ट होता, ठीक है? लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि एरर अगर नहीं है तो जो गिवन है उसको हम सही मान लेंगे। तो ये तो सही है। फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने कहा आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस। अब उनका कहना था कि गोइंग फॉर की जगह पर गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस होगा। इसका लॉजिक जो उन्होंने दिया बहुत शानदार दिया सर, मतलब डबल थम्स अप। कि टू जो होता है जब हम बात करते हैं दो प्रेपोजिशंस की, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल, ठीक है? कि ये जो टू प्रेपोजिशन आपका है ये टू डेस्टिनेशन को दिखाता है, ठीक है? सो टू किसको दिखाता है मेरे भाई? डेस्टिनेशन को दिखाता है। बस थोड़ी देर आपको वियर करना पड़ेगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं जो समझाने आपको जा रहा हूं आज आपको वो बहुत फायदा देने वाला है। सो ये डेस्टिनेशन को दिखाता है और ये आपका बेसिकली पर्पस को दिखाता है, ठीक है? सो डेस्टिनेशन एंड पर्पस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हालांकि टू सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं दिखाता है, ये कई बार एक्टिविटीज को दिखाता है। खास करके किसी ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंटली हम एक्टिविटी करते हैं, कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी हमारी हो रही है, तो वहाँ पे भी हम अक्सर करके किसका प्रयोग करते हैं? तो आप पाओगे कि वहाँ पे भी सर हम जनरली टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बात करते हो कि क्या सर गोइंग टू कब लगाएंगे? जैसे कि हम कह देते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। टू स्कूल यानी स्कूल मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है? सो मैं ये भी कह सकता हूं आई एम गोइंग टू डांस क्लासेस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इस पे भी मेरा एक तरीके से डेस्टिनेशन है। या फिर मैं ये कह सकता हूं आई गो टू डांस क्लासेस, इसका मतलब है मैं जाता हूं, वो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को दिखा रहा है तो भी पॉसिबल है। सो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इंग्लिश, कई बार जैसे हम पर्पस को दिखाते हैं ना फॉर से, तो हम कहते हैं कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग फॉर अ स्विम। मैं वॉक करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब बात पता है क्या है कि स्विमिंग क्लासेस जो हमने लिखा है, क्या उसके साथ में फॉर आ सकता है? देखिए भाई, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, वो डायलेक्ट है जहां पे जनरली सामान्यतः है इस स्विमिंग क्लासेस के साथ, डांस क्लासेस के साथ में एक्टिविटीज के केस में सिर्फ टू आता है। बट इंडियन इंग्लिश खास करके फॉर को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करती है और इवन फॉर को ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, पॉसिबल है। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं डांस क्लासेस के लिए जाऊंगा? आई एम गोइंग फॉर डांस क्लासेस, एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्पेशली इन इंडियन इंग्लिश, तो एकदम पॉसिबल है। अब आप में से कुछ लोग ये भी मेरे को क्वेश्चन खड़ा कर देंगे कि इंडियन इंग्लिश इज नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है? सो ऐसा नहीं है। इंडियन इंग्लिश में करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन इंग्लिश में इनकरेक्ट है। मैंने कहा है कि अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में टू को प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस तो हम सर जो V1 है उसको भी देते थे। अगर प्रेफरेंस के खेल पे ही आपको खेलना था तो जो पहले वाले सर ने आंसर बताया था उस प्रेफरेंस के हिसाब से तो उनका आंसर भी सही हो जाता। बट इट इज नॉट अबाउट प्रेफरेंसेस,
यहाँ पे जो बात होती है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, और व्हेन वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पर्सनल ओपिनियंस, हमारी पर्सनल फीलिंग्स या हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस, एक डायलेक्ट की पर्सनल प्रेफरेंसेस वो चल नहीं पाएंगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। क्या ज्यादा सही है क्या कम सही है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में मैटर ज्यादा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ज्यादा सही लग रहा था आधा नंबर, मतलब कम सही लग रहा है आधा नंबर, पूरा सही लग रहा है ज्यादा नंबर, वैसा यहाँ पे नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, तो गोइंग फॉर क्लासेस एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है और सही है एकदम। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का जिक्र आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का। जब मैंने वो वीडियो देखी, सो चैट जीपीटी, सर ग्रामर पे उसके भरोसे रहोगे क्या, जो कि इतना इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्रेफरेंसेस की बात है। सो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, चैट जीपीटी के भरोसे इंग्लिश सर प्लीज़ नहीं पढ़ाइएगा, बेहतर रहेंगे। ठीक है, सो आ जाइए, अब बात कर लेते हैं एक तीसरे आंसर की। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पे जो गोइंग फॉर है ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक तीसरा आंसर और निकल के आया, ये वेबसाइट है एक, ठीक है, आप शायद देख के पहचान भी जाएंगे। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, द एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इफ आई हैव रिकवर्ड इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द करेक्ट फॉर्म शुड बी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इफ आई रिकवर। हाँ, व्हाट द हेल यार, आपको इफ आई रिकवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है? आई मीन सीरियसली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये? नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये और भी एकदम वाहियात सा एक्सप्लेनेशन था, कुछ भी कह के जस्टिफाई कर दिया है जो पहले वाले सर ने आंसर दिया था उसको। ठीक है, सो मैं उस चीज पे भी नहीं जाऊंगा, अगेन बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो गया है। अब बात नॉर्मल सी कर लेते हैं कि फिर आंसर क्या है। आप में से कुछ बच्चों को एक डाउट और आ सकता है कि सर फ्रॉम टुमारो क्या आपका यहाँ पे सही है? टुमारो एक एडवर्ब होता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। हम बचपन से बच्चों को यही सिखाते आते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है विच इज ऑब्वियसली अ नाउन और अ प्रोनाउन। आप में से कुछ लोग कहेंगे टुमारो नाउन भी होता है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में टाइम दिखा रहा है तो एडवर्ब के तरीके से भी अगर माने तो देखो देयर आर सर्टेन प्रेपोजिशंस। ठीक है, सो कुछ सर्टेन प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि अपने बाद में कुछ एडवर्बियल्स ले सकते हैं, जिनमें से फ्रॉम एक है, बाई एक है। हम ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाई नेक्स्ट मंडे कह सकते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंडे अपने आप में एडवर्ब है, उसके साथ ऑन नहीं आ सकता है, बाई आ सकता है। ठीक है, या आपका फ्रॉम आ सकता है, क्योंकि ये प्रपोजिशन ऐसे हैं जो ले सकते हैं। साथ में सिंस है आपका, है ना, सिंस है आपका, सिंस के साथ में हम सिंस देन लिख देते हैं, सिंस देन पॉसिबल है। सिंस के साथ में हम लास्ट मंडे लिख देते हैं, लेकिन ऑन के साथ लास्ट मंडे नहीं लिख पाते हैं। तो कुछ प्रपोजिशंस होते हैं तो ऐसा ही फ्रॉम है, फ्रॉम भी चल जाएगा। ये भी स्पेशली इंडियन इंग्लिश में ज्यादा चलता है। आप क्योंकि सेंस देखना एक बार, हम ये भी कह सकते हैं कि मैं कल से स्विमिंग क्लासेस जाना शुरू करूंगा, ठीक बात है, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कल स्विमिंग क्लासेस जाना शुरू करूंगा। सो इंडियन इंग्लिश जो दोनों को एक्सेप्ट करती है। मैं यहाँ पे सिर्फ टुमारो लिखता तो भी ये करेक्ट होता, और अगर फ्रॉम टुमारो लिखा है इट इज स्टिल करेक्ट। ठीक है, एरर नहीं है। प्रेफरेंस अगर दूंगा मैं तो मैं सिर्फ टुमारो लगाता, फ्रॉम टुमारो में नहीं लगाता, लेकिन फिर भी ये प्रेफरेंस की बात है। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि फिर सर एरर है क्या, आप ही बता दीजिए। तो बता देता हूं, इफ कंजंक्शन है, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, रिकवर्ड आपकी मेन वर्ब है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या बन जाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। क्योंकि आई के साथ में जनरली हैव आता है, आप जनरली क्या हमेशा हैव ही आता है, हैज नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका यहां भी करेक्ट है। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है तो ये भी करेक्ट है। रिकवर के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। रिकवर फ्रॉम फीवर। अब एक बात यहाँ पे ना थोड़ा सा सोचने की लॉजिकली, आप किसको ये बात बताओगे कि मैं रिकवर हो गया? तो जिसको आप ये बात बताना चाह रहे हो कि देखो भाई अगर बुखार ठीक हो गया तो कल से स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा, क्या उस आदमी को पहले से पता है कि आपको बुखार है या नहीं पता? ऐसे ही राह चलते को बता दोगे? या जिस आदमी को पहले से आपके बुखार के बारे में पता है, आप कहोगे जिस आदमी को पहले से बुखार के बारे में पता है सामान्यतः उसको बताया जाएगा कि इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। आप कहोगे कि अच्छा जी, रिकवरी उसको बताई जाएगी जिसको पहले से पता है, तो फीवर उसके लिए न्यू इंफॉर्मेशन है या ऑलरेडी नोन है? आप कहोगे ऑलरेडी नोन है। जब लिसनर को यह पता हो कि किस चीज की बात की जा रही है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे फीवर के पहले आर्टिकल द आएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम तो बचपन से लिखते आए हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ध्यान दीजिएगा, जब फीवर को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो सामान्यतः आर्टिकल ए आता है, बट समटाइम्स, ये भी प्रेफरेंस का खेल है अपना, हम आर्टिकल ए को ड्रॉप कर देते हैं। इंडियन इंग्लिश जनरली ड्रॉप करती है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश जनरली लिखती है उसको। अगेन मैं कहूंगा कि बिना ए के चल सकता है
बेटर है कि ए लगाएं। इसके लिए एग्जांपल्स मैं आपको कुछ बता देता हूं, लीजिएगा एक बार। ये देखो, पहले एक तो ये परफेक्ट का एग्जांपल है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, जहां पे इफ के साथ में परफेक्ट टेंस आया है। कहीं ऐसा ना लगे कि अपनी मर्जी से मैंने ये बातें बोल दी हैं, तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा जब फीवर को आप देखेंगे तो यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में आता है। ही हैज अ हाई फीवर, अगर फीवर के साथ एडजेक्टिव है तो जनरली आर्टिकल आता ही आता है, ये बात समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो सामान्यतः हम लिख सकते हैं बिना आर्टिकल के, लेकिन प्रेफर करते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर लिखना बेटर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखना भी ठीक है, लेकिन ठीक है। यहां पे भी देखेंगे, अब देखो सफर जब हम किसी को बता रहे हैं ना, आई एम सफरिंग, इसका मतलब है सामने वाले को पता नहीं है कि हमें फीवर है, तो फीवर उनके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन है। तो जब हम ये बताते हैं कि आई हैव अ फीवर, या ही हैज अ फीवर, या ही इज रनिंग अ फीवर, ये भी लिखते हैं भाई, ध्यान रखना, ही इज रनिंग अ फीवर। तो जब ये चीजें हम कह रहे हैं तो सामने वाले के लिए फीवर न्यू इंफॉर्मेशन है, तो आर्टिकल ए या विदाउट आर्टिकल के हम यूज कर रहे हैं। बट जब हम कह रहे हैं ना कि रिकवरी की बात कर रहे हैं या रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, भाई मैं कहूं कि इस दवा को खाने से बुखार कम हो जाएगा, यानी सामने वाले को पता है ना कि बुखार है, तो उसी को तो ये बात बताएंगे। तो देखो, एस्पिरिन शुड हेल्प रिड्यूस द फीवर, फीवर के साथ देखो द आ रखा है। इसके अलावा आप कुछ चाहे तो गूगल करके सेंटेंसेस निकाल सकते हैं, जस्ट सर्च कर लेना कि रिकवर फ्रॉम फीवर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं सर्च। इसके अलावा देखो, प्रीवियस ईयर का भी दिखा देता हूं मैं आपको। ही वेंट टू द बेड विथ अ स्लाइट फीवर, तो अ स्लाइट फीवर लिखा है, जो कि एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ पे क्या है कि बैड, क्योंकि जनरल सेंस में आया तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं आता है इस पर डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये देखा कि फीवर के साथ आपका आर्टिकल आता है। यहाँ पे देखिएगा, सो वन was to dash down the fever, फीवर को कम करने की बात कर रहे हैं, डाउन, तो यहाँ पे shrink डाउन, ब्रिंग डाउन, रिड्यूस डाउन नहीं, ब्रिंग डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना। तो आप कह सकते हो कि फीवर को कम करने के लिए दवा दी थी, तो पता है ना किस फीवर को कम करना है, फीवर न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिड्यूस करना है, कम करना है उसको, तो फीवर के साथ क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां भी दे रखा है द फीवर, तो यानी फीवर के साथ में द लगाना एक बहुत ही यूजुअल सी चीज है, जो कि दोनों के दोनों लोगों ने मिस भी कर दिया और बड़े वाहियात तरीके से मिस करा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खास करके चलो एक टीचर ने वो चीज कर दी, फिर दूसरा भी सेम ही चीज करे, तो फिर मतलब अच्छा नहीं है ना, बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि तुम लोग आपस में लड़ भी रहे हो, और लड़ाई सीधे व्यूज की है कि ज्यादा व्यूज मिलेंगे किसी को क्रिटिसाइज करके भी, और उसके बाद में भी आप गलत आंसर दे रहे हैं। ये मैंने गूगल करके आपको कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिया, गूगल में मैंने ये सर्च किया था रिकवर फ्रॉम फीवर, मैंने आर्टिकल जानबूझ के नहीं लगाया जिससे आपको ये ना लगे कि आर्टिकल के साथ सर्च किया था, इसीलिए ये एग्जांपल्स है। एक बार इनको देखेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ रेस्ट सी फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम द फीवर, रिकवर फ्रॉम द फीवर है। यहां पे देखेंगे रिकवरिंग फ्रॉम द हाई फीवर, ठीक है, सी वुड रिकवर फ्रॉम द फीवर, रिकवर्स फ्रॉम द फीवर, देयर फीवर्स, यानी कि आप देखोगे हर जगह आर्टिकल आ ही रहा है। एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं आया जिसमें फीवर बिना आर्टिकल के आ रखा हो। तो सिंपल आंसर था इसका, जो कि आपको यही आंसर करना चाहिए था। बट आई होप आप लोगों को अभी क्लियर भी हो गया होगा। अगेन, अगर मेरी इस वीडियो से किसी की भावनाएं, सेंटिमेंट्स थोड़े भी आहत हुए तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा, और बाकी मैं आप बच्चों से भी कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैंने चीज़ों को सही ढंग से समझा दिया है, क्लियर कर दिया है, फॉर करेक्ट है, फ्रॉम टुमारो करेक्ट है, उसके अलावा हैव करेक्ट है, जो गलती थी वो आर्टिकल की थी। आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ रखेंगे इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, आग की तरह फैला दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।